मैनेजिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसे समूह होते थे जो कि इंडिया में क्या कहते हैं, जितने भी बिजनेसेस थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उसको कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे। तो देखिए ये जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थे, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एक तरीके से डोमिनेट करते थे इंडिया में, और इनका जो इंटरेस्ट था वो एक स्पेसिफिक तरह के प्रोडक्ट्स में ही था, यानी वैसे प्रोडक्ट्स में जिनके से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो देखिए इसलिए उन्होंने टी और कॉफ़ी प्लांटेशन का बिजनेस स्थापित किया, और इसके लिए उन्हें सरकार से बहुत ही सस्ते दामों पर ज़मीन मिल गए। और इसके अलावा उन्होंने माइनिंग में इन्वेस्ट किया, इंडिगो में इन्वेस्ट किया, जूट में इन्वेस्ट किया, और ये लोग वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे जहाँ पर ये मेनली एक्सपोर्ट जिन चीज़ों का कर सके और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और इन चीज़ों को वो इंडिया में नहीं सेल करते थे क्योंकि इंडिया में एक तरीके से उन्हें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो इस चीज़ तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो यूरोपियन कंपनीज थी या फिर जो यूरोपियन ट्रेडिंग एजेंसीज थी, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर जाने के फिराक में थी और वही करना चाहती थी। तो जब इंडियन बिजनेसमैन जो थे वो जब अपने इंडस्ट्रीज़ वो सेटअप करने लगे लेट 19th सेंचुरी में, तो वो जो मैनचेस्टर गुड्स थे उनके साथ एक तरीके से कंपटीशन नहीं करना चाहते थे इंडियन मार्केट में। मैनचेस्टर गुड्स का मतलब यानी जो इंग्लैंड से सामान बनकर आ रहे थे इंडियन मार्केट में, उनके साथ वो कंपटीशन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा देती या फिर उन्हें बिजनेस करने से रोक देती। तो देखिए क्योंकि जो जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स आते थे इंडिया में, यानी जो इंग्लैंड से सामान बनकर इंडिया में आते थे, उसमें यार्न यानी जो धागा होता है, मोटा धागा, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो इसलिए जो शुरुआत में कॉटन मिल्स बैठाए गए थे इंडिया में इंडियन बिजनेसमैन द्वारा, वो मेनली प्रोड्यूस करते थे मोटे कॉटन यार्न को, यानी जो मोटे धागे होते हैं उनको प्रोड्यूस करते थे बजाते कि कपड़े बनाने के, यानी जो कॉटन मिल्स थे वो शुरुआत में धागे बनाया करते थे। और अगर यार्न यानी कि धागा को जब इंपोर्ट भी किया जाता था तो वो इंपोर्ट किया हुआ धागा सुपीरियर क्वालिटी का होता था, सुपीरियर वैरायटी का होता था। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो नहीं चाहते थे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके से कन्फ्लिक्ट में वो आए और उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो। और जो धागा वो बनाते थे, यानी जो यार्न वो प्रोड्यूस करते थे, उसको यूज़ किया जाता था हैंडलूम वेवर्स द्वारा, इंडियन हैंडलूम वेवर्स द्वारा, यानी जो हथकरघा बुनकर थे उनके द्वारा, या फिर उन्हें चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो देखिए जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, यानी 1900 से 1910 तक, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए जिसने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को एक तरीके से बहुत ही प्रभावित किया। तो जैसे जैसे जो स्वदेशी मूवमेंट था वो मोमेंटम पकड़ता गया, और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे या फिर उनको एक तरीके से कह रहे थे कि जो फॉरेन क्लॉथ है या फिर फॉरेन प्रोडक्ट हैं उसको एक तरीके से बॉयकॉट किया जाए। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे वो उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को एक तरीके से बचा सके, और वो गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रेशर करने लगे कि उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाए और दूसरे तरह के कंसेशंस भी दिए जाएं। तो इसके साथ ही 1906 में जो इंडियन यार्न का एक्सपोर्ट होता था चाइना में, वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जो चाइना में जो मिल्स बैठाए गए थे कॉटन मिल्स, और जो जापान में कॉटन मिल्स बैठाए गए थे, उनसे वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनकर आने लगा। तो इसलिए इंडियन जो यार्न थे उनको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चाइनीज़ मार्केट में झेलना पड़ा। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे इंडिया में, वो एक तरीके से खुद को एक तरीके से क्या कहते हैं, फोकस जो था वो यार्न से हटाकर अब क्लॉथ की ओर जाने लगे। और क्योंकि अब उन्हें इंडियन मार्केट में फोकस करना था और इंडियन मार्केट में यार्न का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, और बल्कि क्लॉथ का ज़्यादा डिमांड था, तो इसलिए वो सभी लोग कॉटन अब प्रोड्यूस करने लगे, कॉटन कपड़े प्रोड्यूस करने लगे। और इसका एग्जांपल, इसका सबूत ये है कि 1900 और 1912 के बीच में अगर हम देखें तो इस बीच में जो कॉटन पीस जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, यानी कपड़े जो इंडिया में बनते थे, उसकी संख्या दुगनी हो चुकी थी। तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने इंडिया में
इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक तरीके से बूम दिया और कपड़े के प्रोडक्शन को बूम दिया। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यानी 1914 तक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। और जो वार था यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने बहुत ही एकदम नया सिचुएशन क्रिएट कर दिया। हुआ यूँ कि देखिए जब ब्रिटेन जो था यानी जो इंग्लैंड था वो युद्ध में चला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हो गया, तो जो ब्रिटिश मिल्स थे यानी ब्रिटेन में जितने भी कपड़े बनाने वाले मिल्स थे और भी दूसरी तरह के मिल्स थे वो आर्मी के जितनी भी ज़रूरतें थी उसको पूरा करने में लग गए। यानी कि जैसे कपड़ों की ज़रूरत, जूतों की ज़रूरत, हथियारों की ज़रूरत और भी चीज़ों की ज़रूरत, तो जो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स आते थे इंडिया में वो काफ़ी कम हो गए और एक तरीके से ना के बराबर हो गए। तो इस तरीके से जो इंडियन मिल्स थे उनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया और पूरे इंडिया में अब कोई सप्लाई करने वाला नहीं था, कहीं से कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा था। सो इस वजह से वो उनके पास बहुत बड़ा मार्केट था और वो आसानी से कपड़े बनाकर बेच सकते थे। तो जैसे जैसे जो वार था वो लंबा खिंचता गया तो इंडियन फैक्ट्रीज जो थी जो कि पहले 1914 के बाद इंडियन मार्केट के लिए कपड़ा बनाना उन्होंने शुरू किया था, उनको एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया गया जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके सब चीज़ों को बनाने के लिए भी, जैसे जूट बैग्स बनाने के लिए, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए, टेंट्स के लिए, लेदर बूट्स बनाने के लिए, हॉर्स और मल सैंडल्स बनाने के लिए और भी दूसरे चीज़ें बनाने के लिए उन्हें इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार का। तो देखिए इसके साथ ही नए फैक्ट्रीज भी काफ़ी सेटअप हुआ इस दौरान में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में। और जो दूसरे पुराने फैक्ट्रीज थे उनको मल्टीपल शिफ्ट्स में चलाया गया यानी कई दौर में चलाया जाता था, सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर काम होता था। उसके साथ ही बहुत सारे वर्कर्स को वहाँ पर जॉब भी मिला था और सभी वर्कर्स को पहले से ज़्यादा घंटों तक अब काम करना पड़ता था। और जैसे जैसे जो वार का समय लंबा चलता गया यानी कि पहले सोचा गया था कि कुछ महीनों में वार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कई 4 से 5 सालों तक चलता रहा। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था इंडिया में वो काफ़ी बूम हुआ, क्योंकि जो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बैठे हुए थे उनके पास सप्लाई करने के लिए मार्केट बहुत बड़ा था। पहले तो इंडिया का पूरा मार्केट उनके पास आ चुका था। इसके साथ ही जो ब्रिटिश आर्मी थी या फिर और भी अलाइड फोर्सेस के आर्मी थे उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इनके पास ऑर्डर्स आ रहे थे। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें जो वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। जब युद्ध खत्म हो गया यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो मैनचेस्टर था वो अपने पुराने पोजीशन को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाया इंडियन मार्केट में या फिर दूसरे भी जितने मार्केट थे, कॉलोनियल मार्केट थे वहाँ पर। और इसके साथ ही वो खुद को मॉडर्नाइज भी नहीं करने पाया था, ब्रिटेन मॉडर्नाइज भी नहीं करने पाया था और वो यूएस, जर्मनी और जापान से कंपटीशन भी नहीं कर सकता था। तो इसके साथ ही जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी युद्ध के बाद। और जो कॉटन प्रोडक्शन था ब्रिटेन में वो एक तरीके से कोलैप्स कर गया था और जो क्लॉथ का एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन से वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, क्योंकि जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की वहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक तरीके से अपना पोजीशन काफ़ी मजबूत कर लिया था और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था। और इसके साथ ही जो ब्रिटेन था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था इस क्षेत्र में। इसके बाद अब हम टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 5.1 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। इसका सीधा मतलब यह है कि देखिए हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की बात तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे थे वार के दौरान या फिर वार के बाद, तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ थे उनमें बहुत छोटा एक तरीके से सेगमेंट था पूरी इकोनॉमी का। करीब अगर हम देखें 1911 में तो पूरे जितने भी फैक्ट्रीज़ थे, बड़े फैक्ट्रीज़ उनमें से 67% फैक्ट्रीज जो थे वो सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। और उसके अलावा जितनी भी पूरे देश में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था वो एक तरीके से डोमिनेट करता था। तो देखिए जितने भी इंडस्ट्रियल लेबर थे उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था, यानी कि 5% 1911 में। यानी कि जितने भी लेबर काम कर रहे थे किसी तरीके की फैक्ट्री में उनमें से सिर्फ 5% ऐसे लेबर्स थे जो कि रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। और 1931 तक आते आते ये संख्या सिर्फ 10% थी।
इसके अलावा जितने भी लेबर्स थे वो सभी काम किया करते थे छोटे छोटे वर्कशॉप्स में और या फिर हाउस होल्ड यूनिट्स में, जो कि छोटे छोटे गलियों में या फिर घरों में चला करते थे। और ये नॉर्मली लोगों के ध्यान में नहीं आते थे, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं होती थी। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कभी कभी तो जो हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था 20th सेंचुरी में। तो पहले हमने देखा था शुरू कुछ समय पहले, यानी कि आज के इस समय ये हम पढ़ रहे हैं, इसके 20 साल 50 साल पहले हम पढ़ रहे थे। उस समय हमने देखा था कि जब फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी थी तो उस समय में जो हैंडलूम प्रोडक्शन था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था, वो काफ़ी कम हो चुका था और जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी एक तरीके से रोजगार छीनने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं 20th सेंचुरी की बात करते हैं, इस समय में जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया था। और ये जो चीज़ है ये हैंडलूम सेक्टर में भी काम करती है। और जब जो सस्ते मशीन मेड थ्रेड्स थे वो आने लगे स्पिनिंग इंडस्ट्री से 19th सेंचुरी में, तो जो वेबर थे वो किसी तरीके से वो सरवाइव कर रहे थे, किसी तरीके से उन्होंने अपने रोजगार को बचा कर रखा। लेकिन जब हम 20th सेंचुरी की बात करें, जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन था वो एक्सपैंड कर रहा था और करीब 3 गुना हो चुका था 1900 और 1940 के बीच में। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, इस चीज़ को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ था ये कई सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के आने के बाद ये चीज़ पॉसिबल होने पाया था। तो जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे वो नए टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, अगर जो प्रोडक्शन है उसको वो इम्प्रूव करे और बिना किसी लागत को बढ़ाए हुए। तो जब सेकेंड डिकेड चल रहा था 20th सेंचुरी का, तो जो वेबर्स थे उनके पास फ्लाई शटल्स आ चुके थे और वो अपने लूम्स में फ्लाई शटल का यूज़ करने लगे थे। फ्लाई शटल एक तरीके का डिवाइस था, उसका डेफिनेशन यहाँ पर है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने पाऊँगा, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसको नेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इट इज़ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वेविंग मूव बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलिस। तो इसको आप सर्च करके देख लें कि आखिर ये होता क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसे आप जान लीजिए कि फ्लाई शटल एक डिवाइस होता था जिसका यूज़ करके उनका प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो देखिए, ये जो फ्लाई शटल था उसने पर वर्कर प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था और जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी स्पीड हो चुका था। और इसके साथ ही जो लेबर डिमांड था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था जो क्लॉथ प्रोडक्शन था उसके लिए। और अगर हम 1941 की बात करें, 1941 तक 35% जो थे जितने भी हैंडलूम्स थे उनमें फ्लाई शटल्स का यूज़ किया जाने लगा था। और कुछ रीजन्स ऐसे थे जैसे कि त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, ये जो प्रोपोर्शन था फ्लाई शटल के यूज़ का ये 70 से 80% था। यानी कि 100 में से 80 लोग जो थे बुनकर लोग वो फ्लाई शटल्स का यूज़ करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशंस थे जिन्होंने वेबर्स को एक तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और उनके जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने में मदद किया, और इसके साथ ही जो मिल्स थे उनके साथ compete करने में उनकी हेल्प की। तो देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे वेबर्स थे जिनकी स्थिति दूसरे वेबर्स से ज़्यादा बेटर थी, उस मुकाबले कि उन्हें मिल्स के साथ एक तरीके से compete करना पड़ रहा था। तो वेबर्स के बीच में अगर हम बात करें तो कुछ वेबर्स थे जो कि मोटे कपड़े बनाते थे और कुछ वेबर्स जो थे वो फाइनर वैरायटी के कपड़े बनाते थे। तो जो मोटे कपड़े बनाने वाले वेबर्स थे या फिर जो मोटे कपड़े थे उनको वो लोग खरीदते थे जो कि गरीब होते थे, और उसका जो डिमांड था वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता था। जब समय आता था जैसे बैड हार्वेस्ट हो गया या फिर सूखा आ गया, फेमिन आ गया, तो उस समय में जो रूरल पुअर लोग थे यानी जो गरीब लोग थे गाँव में रहने वाले, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था या फिर इतना खाना भी नहीं होता था कि वो खुद का भोजन चला सके, और उनका जो कैश इनकम था वो एक तरीके से पूरी तरीके से गायब हो जाता था। तो इस कंडीशन वो एक तरीके से क्लॉथ खरीद ही नहीं सकते थे। और इसके अलावा अगर हम फाइनर वैरायटी के क्लॉथ की बात करें तो ये वो लोग खरीदते थे इन कपड़ों को जो कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता था। और ये जो अमीर लोग होते थे ये उस समय में भी
उन कपड़ों को खरीदते थे जब गरीब किसान भूखे मर रहा होता था, क्योंकि इनके पास बहुत ही पैसा होता था। और सूखे के दौरान ये जो बनारसी साड़ी होती थी उसके सेल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, और बालूचरी साड़ी जो होती थी उसके सेल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सर्टेन ग्रुप जो था वेवर्स का वो अच्छी कंडीशन में था, और वेवर्स का कुछ ग्रुप जो था वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। और इसके अलावा जो साड़ीज़ थे जो कि वुमेन बॉर्डर्स के साथ आते थे, और जो फेमस लुंगीज थे जो हैंडकरचीफ्स बनाए जाते थे मद्रास द्वारा, वो एक तरीके से उनको मिल्स के बनाए हुए कपड़े एक तरीके से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी कारीगरी की जाती थी कि मिल्स में वैसा प्रोडक्शन पॉसिबल उतना नहीं था। और जो वेवर्स थे और जो दूसरे क्राफ्ट्समैन थे जो कि अपने एक तरीके से प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर रहे थे 20वीं सेंचुरी के दौरान भी, ऐसा नहीं था कि वो हमेशा अमीर ही हो या फिर उनके पास बहुत ही पैसा हो। उनका जो लाइफ होता था वो बहुत ही हार्ड होता था, और वो काफ़ी लंबे समय तक वर्क करते थे, यानी काफ़ी देर तक वो काम करते रहते थे। और ज़्यादातर ये होता था कि पूरा परिवार जो है, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, उनको प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर काम करना होता था ताकि किसी भी क्लॉथ को या फिर किसी भी चीज़ को कंप्लीट किया जा सके। और लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको एक तरीके से जो फैक्ट्रीज थे उनके पहले की तरह देखा जाए, और उनका जो लाइफ था और लेबर था वो एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के साथ ही जुड़ा हुआ था। और ऐसा नहीं था कि उन्हें पूरा तत्व पहले के ज़माने का समझा जाए या इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ देखिए इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, वो कहाँ कहाँ बैठाए गए थे। तो इसमें देख सकते हैं कि जो बंगाल है और बॉम्बे है, यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, कितने बड़ी संख्या में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बैठाए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है मार्केट फॉर गुड्स। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं, गुड बाय।